हेलो एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सॉल्यूशंस चैप्टर को आगे, और आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। हालांकि मैंने वेपर प्रेशर पे एक बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर बना रखा है ऑलरेडी, स्टेट्स ऑफ मैटर, जब मैं पढ़ा रही थी। बट आज भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, क्योंकि उस वाले वेपर प्रेशर में जो मैंने कंटेंट बताया था वो थोड़ा सा कम था और क्योंकि बाकी बचा हुआ कंटेंट जो है वेपर प्रेशर का वो आज के लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वेपर प्रेशर थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि उस वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले आता है वेपर प्रेशर का मतलब। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द लिक्विड सरफेस एंड द वॉल्स ऑफ द वेसल एट लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम इज़ नोन एज वेपर प्रेशर। जो प्रेशर वेपर एक्सर्ट करेगा लिक्विड के सरफेस पे और वॉल्स ऑफ कंटेनर पे, कब? जब वो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में होगा। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाएं, तब क्या होता है? इक्विलिब्रियम। तो वेपर प्रेशर कहलाता है वो वाला प्रेशर। जैसे कि अब आपको पता है, मान लीजिए मैं एक सेम टेम्परेचर पे हीट कर दे रही हूँ। मान लो मैंने 6 कैलोरी हीट दी, ठीक है? तो जो इवेपोरेशन है वो तो 6 कैलोरी के हिसाब से ही होगा। ये तो है नहीं कि मैंने 6 कैलोरी की हीट दी और 10 कैलोरी के हिसाब से इवेपोरेशन हो रहा है। वो तो 6 कैलोरी के हिसाब से ही होगा। जितनी हीट देते जाओगे उतना इवेपोरेशन होता जाएगा। तो मैंने जो हीट दी है वो मैंने कांस्टेंट रखी है। हीट जो मैंने दी है वो मैंने कांस्टेंट रखी है। तो क्या मेरा इवेपोरेशन का रेट जो होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा? यस। क्यों? क्योंकि मैंने हीट जो है वो कांस्टेंट दे रही हूँ, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट ही दे रही हूँ, उसको बढ़ा भी नहीं रही और उसको घटा भी नहीं रही। तो कांस्टेंट दे रही हूँ तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ही रहेगा जितना मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि कांस्टेंट है एक। रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा? अब देखिए, जैसे जैसे इवेपोरेशन होती जा रही है तो जो कंटेनर है उसमें वेपर्स का कंटेंट बढ़ता जा रहा है। जितने ज़्यादा वेपर्स होंगे उतनी ज़्यादा कोलिजन होगी, जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी उतना ज़्यादा वो अपनी एनर्जी को लूज़ करेंगे, और जितना ज़्यादा एनर्जी को लूज़ करेंगे उतना ज़्यादा वो लिक्विड स्टेट में दोबारा से आते जाएंगे। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन जो होगा वो नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स पे, वेपर मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है कि ये ग्राफ किस किस के बीच में है? रेट वर्सेस टाइम के बीच में। ग्राफ क्या कहता है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो तो एक स्ट्रेट लाइन आता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट? बट जो रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है वो धीरे 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 बढ़ता जाता है और एक बार रेट ऑफ इवेपोरेशन के साथ मर्ज कर जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। कि वेपर और लिक्विड में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो गए हैं। तो नोट पॉइंट क्या है इसमें कि एट लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम वेपर इज सैचुरेटेड। ये सोचने की बात है कि जब लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो जितने वेपर्स होते हैं कंटेनर में उतने ही रहते हैं। इंक्रीज इन वेपर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही वेपर के मॉलिक्यूल वापस में लिक्विड में कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। तो वेपर के अमाउंट में कोई इंक्रीज़ नहीं आया ना, तो वेपर को हम क्या कह देते हैं? सैचुरेटेड कह देते हैं। नाउ वेपर प्रेशर इज़ ऑब्जर्व्ड ओनली इन क्लोज्ड वेसल। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अगर क्लोज्ड वेसल नहीं होगा तो वेपर सारे उड़ जाएंगे और वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे। वेपर प्रेशर मेजर वॉलेटिलिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है? कैसे वॉलेटिलिटी ऑफ द लिक्विड? अगर लिक्विड ज़्यादा वॉलेटाइल होगा तो वेपर प्रेशर भी उसका उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ। अब हमें पढ़ना है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वेपर प्रेशर, राइट? सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वेपर प्रेशर। जो वेपर प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता? डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ वेसल, सरफेस एरिया यानी कि शेप ऑफ वेसल, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एंड साइज ऑफ ओरिफिस और होल।
तो ये जो 4 चीज़ें हैं इन पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। किन किन पे? साइज़ पे, शेप पे, क्वांटिटी पे और साइज़ ऑफ ओरिफिस या होल पे। वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करता है? ये 4 चीज़ें तो वो होगी कि इन पे डिपेंड नहीं करता। अब पर करता किस पे डिपेंड? तो नेचर ऑफ लिक्विड पे। मान लीजिए कोई ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड भर रखा है और इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये इस वाटर को ऊपर जाने से रोकेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेपर बनने से रोकेगा, तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो वेपर कम बनेंगे, तो वेपर प्रेशर कम होगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा ये, राइट। वेपर प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो ये मॉलिक्यूल ऊपर उठ नहीं पाएगा, वेपर नहीं बन पाएगा, वेपर प्रेशर कम होगा। अब हमें एक बार ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है इनका ऑर्डर देख लेते हैं। एक होता है वॉन डेर वाल फोर्स। यहाँ पे वॉन डेर वाल फोर्स से मेरा मतलब है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। फिर आता है डाइपोल इंटरेक्शन एंड लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें ऑर्डर क्या रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सबसे ज़्यादा, फिर डाइपोल इंटरेक्शन और फिर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, C6H6 HCl H2O एंड NH3। इसमें ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या रहेगा? इन दोनों में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये दोनों तो सबसे आगे ही आएंगे, और इसमें भी H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए हमने H2O को सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डेड माना और इसका अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज़्यादा रखा। फिर NH3 आ जाएगा क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे? इसमें डाइपोल एग्जिस्ट करता है और इसमें डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जिसमें डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है वो वाला हमने पहले लिख दिया और जिसमें नहीं कर रहा वो वाला हमने बाद में लिख दिया। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा अट्रैक्टिव फोर्सेस का। तो ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा? जस्ट अपोजिट ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। बस आपको यहाँ पे साइन उल्टे कर देने हैं तो ये आपका वेपर प्रेशर का ऑर्डर आ जाएगा। उल्टे क्यों करने हैं? क्योंकि वेपर प्रेशर और अट्रैक्टिव फोर्सेस आपस में इन्वर्सली रिलेटेड हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे C6H6 और CCl4। आपको पता है वॉन डेर वाल फोर्स दोनों ही नॉन पोलर हैं, दोनों में ही डाइपोल प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो दोनों में ही डाइपोल प्रेजेंट नहीं है इन दोनों में, तो अब इनको कैसे देखेंगे कि वॉन डेर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जिसका मोलर मास ज़्यादा उसमें वॉन डेर वाल फोर्स ज़्यादा, यानी कि उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा। देखने से पता चल रहा है कि CCl4 का मोलर मास ज़्यादा होगा, यानी कि इसमें ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, यानी कि इनका वेपर प्रेशर क्या होगा? C6H6 से कम होगा। नोट पॉइंट क्या है? 2 लिक्विड्स कैन नेवर हैव सेम वेपर प्रेशर एट सेम टेम्परेचर। अगर 2 डिफरेंट लिक्विड्स हैं तो उनका कभी भी वेपर प्रेशर सेम नहीं हो सकता एट सेम टेम्परेचर। अब जैसे टेम्परेचर, एक तो पॉइंट हो गया कि ये नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। दूसरी किस चीज़ पे डिपेंड करता है? दूसरा है टेम्परेचर। दूसरा क्या है? टेम्परेचर। तो देखिए, एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड मोर वेपर विल बी फॉर्म्ड, सो वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। ये बहुत सिंपल सी बात है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर बढ़ेंगे और वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अब एक इक्वेशन होती है जो हमें वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देती है। लॉग वेपर प्रेशर ऑफ P2 माइनस अपॉन P1। ये P2 P1 क्या है? वेपर प्रेशर है, ठीक है। और ये T1 T2 क्या है? टेम्परेचर है इन केल्विन। तो log P2 by P1 is delta H of vaporization upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2, where R is universal gas constant। अब मान लीजिए मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, मतलब T2 इज़ ग्रेटर देन T1। मान लो मेरा पहले टेम्परेचर था T1, अब मैंने कर दिया उसको T2, तो मैंने बढ़ा दिया टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि मेरा T2 इज़ ग्रेटर देन T1। लेट करना है ये।
तो देखिए अगर T1 और T2 में T2 बड़ा है तो 1/T2 क्या होगा, छोटा होगा T1/T1 से। आई होप ये समझ आ रहा है। अगर T2 बड़ा है T1 से तो 1/T1 जो होगा वो बड़ा होगा 1/T2 से, यानी कि ये जो क्वांटिटी आएगी इधर वाली वो क्या आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो log P2/P1 का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। अब हमें एक नोट पॉइंट याद रखना है कि अगर log का वैल्यू 0 से बड़ा आता है, कब आता है वो, जब अंदर की वैल्यू 1 से बड़ी हो। जब अंदर की वैल्यू यानी कि log के अंदर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तब log का आंसर 0 से बड़ा आता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यानी कि P2/P1 मस्ट बी ग्रेटर देन 1। यही तो कह रहे हैं, अगर log के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तभी log की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है। तो P2/P1 विल बी ग्रेटर देन 1, तो P2 विल बी ग्रेटर देन P1। तो ये यहाँ से भी हो गया प्रूफ कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे यानी कि T1 और T2 में T2 इज़ बड़ा, तो मतलब हमने T1 से जब T2 टेम्परेचर किया यानी कि टेम्परेचर को जब बढ़ाया तो P1 और P2 में P2 बड़ा आ गया, यानी कि प्रेशर भी क्या हो गया, वेपर प्रेशर भी बढ़ गया। तो ये यहाँ से प्रूव होता है। अब आपको कई बार इस इक्वेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं डिफरेंशियल फॉर्म करके। कैसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ क्लॉसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन, और आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ इसका करेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म कौन सा होगा। तो आपको ये याद रखनी है चीज़ कि इसका डिफरेंशियल फॉर्म होता है ये। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dlnp/dt वेयर T इज़ टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन RT²। ये याद रखने कि यहाँ पे माइनस साइन नहीं है। आपको एक ऑप्शन में देंगे माइनस दिस, एक ऑप्शन में दे देंगे प्लस दिस, एक ऑप्शन में दे देंगे कुछ और। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे शायद किसी ऑप्शन में, यहाँ पे स्क्वायर है, ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब मैं बता रही हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस बना सकते हैं वो। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे या फिर कुछ और गलती कर देंगे और आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सी करेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है। तो आपने ये याद रखनी है डिफरेंशियल फॉर्म। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अब हम आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। जो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हम किसे कहते हैं, जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उस टाइम जो टेम्परेचर होता है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। नोट पॉइंट क्या है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो प्रेशर एटमॉस्फेयर का ही है तो बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 100 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर। अब एक चीज़ याद रखनी है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और वेपर प्रेशर होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। हमने क्या पढ़ा, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तब हम उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मान लो ये एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये क्या है P एक्सटर्नल, हमें यहाँ तक प्रेशर लाना है, राइट, हमें यहाँ तक प्रेशर लाना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारा एक लिक्विड का वेपर प्रेशर है यहाँ और एक लिक्विड का वेपर प्रेशर है यहाँ, तो हमें इसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा कि इसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इस वाले को ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। जिसका वेपर प्रेशर क्या है कम, उसको हमें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, ज़्यादा। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि जिसका वेपर प्रेशर होगा कम उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा ज़्यादा, यानी कि कैसा रिलेशन होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। मान लो ये P एक्सटर्नल है इस वाली लाइन तक, ठीक है, और हमारा एक का वेपर प्रेशर है यहाँ और दूसरे का वेपर प्रेशर है यहाँ, तो मुझे किसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इस वाले को ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, राइट। तो यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, ज़्यादा, और इस इधर वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, कम।
तो जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था उसका बॉइलिंग पॉइंट कम आया, और जिसका वेपर प्रेशर कम था उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आया। तो ये क्या आ जाएगा, इन्वर्स रिलेशन। अब जैसे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें आपको क्या करना है, बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। अब आपको डाटा तो पता नहीं है ना, कोई साइड पे बॉक्स तो बना के दे नहीं रखा इस क्वेश्चन में, तो हमें अपनी प्रीवियस नॉलेज का ही यूज़ करना है। हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, और हमें ये भी पता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो बॉइलिंग पॉइंट और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन में आपस में कैसा रिलेशन आ गया, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए ना बॉइलिंग पॉइंट और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो अब आपको सिर्फ ये देखना है कि किस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें लंदन फोर्सेस हैं, इसमें डाइपोल फोर्सेस हैं, और इसमें भी लंदन फोर्सेस हैं। तो अब आप ये बताइए कि किस में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले में। तो आंसर विल बी H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, equal volume of water is taken in two identical vessels at same temperature. In one vessel a glass plate with a small hole is kept over the water. Correct relationship between P1 and P2 is where P1 and P2 are vapor pressures. तो ये एम्स 2001 का क्वेश्चन है। आपको कह रखा है कि हमने दो कंटेनर लिए, आइडेंटिकल कंटेनर्स हैं, दोनों का टेम्परेचर सेम रख रखा है, ठीक है। और एक कंटेनर पे हमने क्या किया, एक प्लेट रख दी जिसमें छोटा सा होल है, और इसका वेपर प्रेशर देखा, और इसमें हमने तो जो होल से वेपर इवेपोरेट होगा और जो ऐसे ही वेपर इवेपोरेट होगा, तो हमें ये बताना है कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। P1 का ज़्यादा आएगा, P2 का ज़्यादा आएगा, दोनों का इक्वल आएगा, या फिर नन, राइट। तो इसका आंसर जो है वो है P1 इज़ इक्वल टू P2। मैंने आपको ये कैसे आया मैं बताती हूँ आपको। जब हम ये पढ़ रहे थे कि वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो ये हमने पढ़ा था साइज ऑफ ओरिफिस या होल, राइट। तो अगर चाहे होल छोटा हो, चाहे होल बड़ा हो, चाहे होल ना हो, होल का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता वेपर प्रेशर पे। और इस क्वेश्चन को यहीं से यूज़ बनाया गया है कि होल हो चाहे होल ना हो। जैसे इस वाले केस में तो प्लेट रखी जिसमें होल था, और इस वाले में प्लेट नहीं रखी, इस वाले में प्लेट नहीं रखी, इस वाले में होल वाली प्लेट रख दी और इस वाले में प्लेट नहीं रखी। तो चाहिए होल से ही निकल रहा हो, वेपर प्रेशर दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि होल के साइज़ पे डिपेंड नहीं करता, होल हो चाहे होल ना हो, होल को आपने जस्ट इग्नोर करना है। स्पेस तो है ना उसके लिए निकलने के लिए, चाहे छोटा ही स्पेस हो होल से। तो P1 इज़ इक्वल टू P2 आ जाएगा। तो ये हमारा होता है वेपर प्रेशर कवर। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रॉल्ट्स लॉ एंड उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वंस, बाय बाय।